सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल के इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात कर ली थी कि आखिरकार केमिकल काइनेटिक्स है क्या। दूसरा हम लोगों ने बात कर ली थी कि रेट ऑफ, दूसरी बात क्या की थी भाई, दूसरी बात की थी टाइप्स ऑफ रेट। दूसरी बात क्या की थी, टाइप्स ऑफ रेट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्या बात किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके 3 प्रकार थे। पहला क्या था, वेरी स्लो। दूसरा क्या था, वेरी फास्ट। और तीसरा क्या था, मॉडरेट। 3 प्रकार के रिएक्शन हम लोगों ने देखे थे। अब बात करते हैं अगली। उसके बाद क्या चीज़ देखी थी कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, तो वो हमने देखा था कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यहाँ तक का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज अब आगे बढ़ते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, जैसे कि अगर मान लो मैं ये कह दूं कि ये कोई रिएक्शन है, अब तक तो आप समझ गए होंगे ये क्या कहलाएंगे भाई। इसको कहेंगे रिएक्टेंट, और इसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये क्या है हमारे पास, उत्पाद। ठीक, अभिकारक और उत्पाद, ये 2 चीज़ें हो गई। कल क्या देखा था कि अभिकारक का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता। कंसंट्रेशन यानी कि क्या होता है, वो सांद्रता कम होती है। और उत्पाद का कंसंट्रेशन कल ही बताया था, वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। दूसरी चीज, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, माइनस से। और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं, प्लस से। तो ये सारी 2-3 बातें कल हो गई थी। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को माइनस के दिखाने का रीज़न क्या है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज यानी बढ़ता है, और इसका कंसंट्रेशन घटता है। इतनी बातें और हो गई थी। चलिए, फिर हम लोगों ने एक और सूत्र देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, यहाँ क्या लिखा था भाई, याद होगा, चेंज इन टाइम। अब देखो, चेंज को केमिस्ट्री में कैसे डिनोट करते हैं, बात आपको मालूम होगा। केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स में भी चेंज को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमें लिख सकते हैं रेट ऑफ
रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसी चेंज इन कंसंट्रेशन को किससे दिखाते हैं? सी से। टाइम को किससे दिखाते हैं? स्मॉल टी से। चेंज को किससे दिखाते हैं? जैसा बताया डेल्टा, तो उसको क्या करो? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो आपके लिए ये चीज़ समझ जाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में कि अभिक्रिया की गति को दिखाने का तरीका क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा सी मतलब क्या? चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि डेल्टा सी यहाँ पर क्या है? हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। डेल्टा सी क्या है यहाँ पर? वो है सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी क्या है? समय। डेल्टा टी क्या है यहाँ पर? समय में परिवर्तन। डेल्टा टी क्या है? समय में परिवर्तन। ठीक। अब देखो, इस इक्वेशन को अगर लिखा जाए, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए क्या है यहाँ पर? बार बार मैं बताता हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। ए क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यानी कि ये क्या हो रहा है? अभिकारक। और ये क्या है? प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब देखो, अगर मुझे अभिकारक के लिए लिखना हो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिकारक के लिए लिखना क्या हो? रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में अभिक्रिया की गति। अभिक्रिया की गति बराबर यहाँ क्या लिखोगे भाई? डेल्टा लार्ज ब्रैकेट ए अपॉन डेल्टा टी। देखो, लार्ज ब्रैकेट, एक चीज़ माइंड में बैठा लो, लार्ज ब्रैकेट दर्शाता क्या है? इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ भाई। जो ये लार्ज ब्रैकेट है, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कंसंट्रेशन को। ये किसको दर्शाता है? कंसंट्रेशन को। अगर लार्ज ब्रैकेट में ये लिखा है तो यानी कि आप ए की सांद्रता की बात कर रहे हो। अगर लार्ज ब्रैकेट में ये लिखा है तो आप बी की सांद्रता की बात कर रहे हो। ठीक। ए मतलब क्या? लार्ज ब्रैकेट में ए की सांद्रता। अगर इसमें लिखा है तो आप किसकी बात कर रहे हो? बी का कंसंट्रेशन। बी का कंसंट्रेशन। ठीक। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए अगली बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या समझना है? दूसरी चीज़, अगर लिखा जाए, मैंने कहा ना ए बना बी। ए क्या है यहाँ पर? ए है रिएक्टेंट। बी क्या है यहाँ पर? प्रोडक्ट। तो अगर लिखा जाए रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की गति फॉर किसके लिए, यानी किसके लिए लिखा जाए? रिएक्टेंट। तो क्या लिखा जाएगा भाई? माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। माइनस क्यों लगा? आपको पिछले वीडियो में बताया था। माइनस यहाँ क्या दिखाता है? माइनस कुछ नहीं, केवल इतना दिखाता है डिक्रीज। माइनस क्या दिखाता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। माइनस क्या दिखाता है? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन।
और अगर हमें प्रोडक्ट के लिए लिखना हो तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में इसको आर वार पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो रिएक्टेंट के लिए हमेशा ऐसे लिखोगे, प्रोडक्ट के लिए हमेशा ऐसे लिखोगे। अब जैसे मान लो आपको लिखा जाए कि लिखा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। आप सभी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो ए के लिए क्या लिखोगे भाई, लिखते हैं फटाफट, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बी के लिए क्या लिखोगे आप, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अगर मुझे लिखना हो सी के लिए, तो सी के लिए क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अगर लिखना हो डी के लिए तो क्या लिखोगे, प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस सबका मतलब समझ में आ रहा है ना। माइनस प्लस क्या है, माइनस क्या मतलब, माइनस मतलब डिक्रीज और प्लस मतलब क्या है, इंक्रीज। ठीक, अब अगली चर्चा करते हैं यहाँ पर हम, वो क्या होगी, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट यानी कि मात्रक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछता है। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी भाई, देखो आर ओ आर क्या है, यही अभिक्रिया की गति। क्या लिखा था भाई हमने, चेंज इन कंसंट्रेशन बटे चेंज इन टाइम। अब बताओ कंसंट्रेशन का मात्रक क्या होता है भाई। अगर मैं कहूँ कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी, जहाँ एन क्या है, मोल है, वी क्या है वहाँ पर, वी है वहाँ पर वॉल्यूम है भाई। अब अगर इसी को और मॉडिफाई कर दिया जाए तो हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन बराबर एन अपॉन वी। एन क्या है भाई, मोल है, वी क्या है वहाँ पर, वॉल्यूम है। अब देखो मोल तो मोल होता है, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम कई चीज़ों में हो सकता है। वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में हो सकता है, लीटर में हो सकता है, किलोलीटर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली जो लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है वो यही दो हैं, यानी कि मिलीलीटर और लीटर। और दूसरा नीचे क्या है भाई, टाइम। टाइम का मात्रक भी अलग अलग है। आप सेकंड का यूज़ कर सकते हो, आप सेकंड का यूज़ कर सकते हो, आप इससे बड़े और चलो मिनट का यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो आवर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे यूज़ में क्या आते हैं, यही दोनों, और सबसे ज़्यादा कौन सा आता है, सेकंड का। ठीक है, तो अगर इन सब के आधार पर हम यूनिट बनाएं, तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की गति बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा सी, पढ़े ना भाई इसको हम लोग, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। और कंसंट्रेशन डेल्टा सी की यूनिट क्या होती है, डेल्टा सी की यूनिट मोल प्रति
वॉल्यूम, और टाइम की यूनिट आप कुछ भी लिख सकते हो, टाइम मैं कर देता हूँ। तो हमें क्या मिलेगा, मोल वॉल्यूम इनवर्स टाइम इनवर्स। अब देखो वॉल्यूम बराबर अगर हम ले लें, अगर वॉल्यूम बराबर हम ले लें ml और टाइम बराबर ले लें हम लोग, टाइम बराबर क्या ले लें यहाँ पर, टाइम बराबर ले लें यहाँ पर सेकंड, टाइम बराबर क्या ले लें, सेकंड ले लें। अगर एक सेकंड, टाइम बराबर क्या ले लें, सेकंड ले लें। अगर हम सेकंड ले लेंगे, ठीक, तो हमें यूनिट क्या मिलेगी। अब देखिएगा यहाँ पर कोने में हमें यूनिट क्या मिलेगी, यही देखते हो ना, मोल, मोल मतलब m, मोल ml इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये क्या मिलेगी, हमें यूनिट मिलेगी अभिक्रिया के गति की यूनिट, मोल ml इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अगर मान लो वॉल्यूम को हम लोग ले लें आवर में और टाइम को वॉल्यूम, सॉरी और आवर कह रहा हूँ मैं, सॉरी वॉल्यूम को ले लें हम लोग लीटर में और टाइम को ले लें दोबारा से सेकंड में, तो हमें यूनिट क्या मिलेगी, तो हमें यूनिट क्या मिलेगी देखते हैं यहाँ पर। तो हमें यूनिट क्या मिलेगी, रेट ऑफ रिएक्शन का मात्रक क्या हो जाएगा, जब वॉल्यूम क्या लोगे लीटर में और समय किस में लोगे सेकंड में, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। या फिर इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर देखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, कुछ जगह पर इतने पूरे को, कुछ किताबों में इतने पूरे को क्या किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम सेकंड इनवर्स ये भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो ये बात हो गई रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट की। अब बात करते हैं अगली चीज, वो आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो इस पे क्या होगा, पहला फॉर रिएक्टेंट, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए। और इसी में मैं दिखा देता हूँ, इसी में साफ साफ एक साथ दिखा देता हूँ भाई, इसी में साफ साफ दिखा देता हूँ। दूसरा क्या बनेगा, फॉर प्रोडक्ट। अब देखो, अब जैसे मान लो ये मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ लगातार कम होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो वो समय के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक चीज़ किसको दिखा रही है, ये दिखा रहा है किसको, इसका कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको यहाँ पे कह दूँ ये है कंसंट्रेशन और ये है टाइम, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है, ये है रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार कम हो रहा है। सॉरी गलती लग गई भैया, गलती लग गई। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन समय के साथ लगातार क्या हो रहा है, कम। तो ये ग्राफ कई बार पूछ लेता है कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ग्राफ बताइए। ठीक, अब अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है
वो हमें पढ़नी है कि रेट इक्वेशन वो है रेट इक्वेशन। ठीक, रेट इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लो मैं छोटी सी बात पूछूं कि ये कोई सिंपल रिएक्टेंट है, बदल रहा किसमें? प्रोडक्ट में। तो अगर ए के पास सपोज दैट कितने मोल हैं? 10 मोल हैं, और पी के पास कितने हैं? 0। और मैं कह दूं कि 10 मिनट बाद, कितनी देर बाद? 10 मिनट बाद ये 0 हो गए और ये कितना हो गया? 10 मोल हो गया। तो सीधी सी बात है कि 10 मिनट में पूरा का पूरा एक किस में बदल गया? पी में। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे मैं पूछूं, क्या ये कहा जा सकता है कि जितनी तेज़ी से ए कम होगा उतनी ही तेज़ी से पी बनेगा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसा तो है नहीं कि ए तेज़ी से कम हो और पी धीरे धीरे बने। ये तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि ए से ही पी बन रहा, रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा। ये क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये क्या है? प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बन रहा तो जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट कम होगा उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख सकते हो आप। इक्वेशन क्या लिख सकते हो कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डिक्रीज इन concentration of reactant equal to increase in concentration of प्रोडक्ट। यानी जितनी तेज़ी से रिएक्टेंट कम होगा उतनी तेज़ी से ही प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि दोनों में ये इक्वेशन बिल्कुल बराबर है। ठीक, तो ये चीज़ को याद कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभिकारक की सांद्रता में जितनी तेज़ी से कमी आएगी उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही तेज़ी से क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं लिखूँ यहाँ पर इसके लिए ए बी, तो ए के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा था भाई? ए क्या है? ए के लिए रेट इक्वेशन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं, ए के लिए रेट इक्वेशन यानी कि वेग समीकरण। ए के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा ए डेल्टा टी। और बी के लिए क्या लिखोगे? प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो बताया था। और अभी पिछले वाले स्लाइड से क्या देखा कि जितनी तेज़ी से रेट कम होगा उतनी ही तेज़ी से उत्पाद बनेगा। अभिकारक की सांद्रता में लिखा है ना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में जितनी तेज़ी से कमी आएगी उत्पाद की सांद्रता में उतनी ही तेज़ी से क्या होगी? वृद्धि होगी। तो यहाँ पर वही चीज़ आप कर सकते हो कि भाई ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा क्या रहा है? ये यही तो दिखा रहा। ये क्वेश्चन क्या दिखा रहा है भाई? ये क्वेश्चन दिखा रहा है आपका डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये क्वेश्चन दिखा रहा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, और ये क्या दिखा रहा? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। और जैसा मैंने कहा
दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, बराबर। समझ जाइए, अगर आप ये सीख गए तो आपको चैप्टर का बहुत हिस्सा आ जाएगा। ये भी क्या है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दोनों हमेशा एक दूसरे के क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे मान लो ये लिखा है आपके, मैं ये लिख दूँ A+B = C+D। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कोई नंबर लिखा है क्या, 2 3 4 5, नहीं ना। तो जब कुछ ना लिखा हो तो उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। जब कुछ ना लिखा हो तो उसे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब क्वेश्चन मैं दे दूँ आपको कि आप इस इक्वेशन के लिए, इस समीकरण के लिए रेट इक्वेशन लिखिए। आप इसके लिए रेट इक्वेशन या फिर वेग समीकरण लिखिए। तो वेग समीकरण कैसे लिखोगे यार, वेग समीकरण लिखने का सिंपल तरीका, लिखते चले जाओ। यहाँ से शुरू करो, ये रिएक्टेंट है माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T प्लस, अब ऐसा देखो भाई, यहाँ 2 अभिकारक हैं, 2 रिएक्टेंट हैं, तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं ना। जब दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो दोनों के इक्वल रिएक्शन से ये दोनों बन रहे हैं। तो भाई इन दोनों का रेट, इन दोनों, भाई एक बात मैं और क्लियर कर देता हूँ, ये जो चीज़ है ना, देखो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कहीं कोने में, ये केवल क्या दिखाता है, कोई कहीं भी पूछे ये क्या दिखाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या दिखाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों, याद होगा ना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ये यही तो है। माइनस डेल्टा ए क्या दिखा रहा है, माइनस डेल्टा ए दिखा रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम। ये क्या दिखा रहा है, चेंज इन टाइम। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई यहाँ पर। ठीक, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, यहाँ क्या लिख सकते हो, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। अब पिछले पेज में क्या बताया कि अभिकारक में होने वाली कमी और उत्पाद में होने वाली वृद्धि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, यहाँ क्या लिख सकते हो, इज इक्वल टू माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। भाई ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर। ऐसा तो है नहीं कि ई पहले बन जाएंगे ई बाद में बनेंगे, दोनों एक साथ बन रहे हैं। तो डेल्टा सी माइनस डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक, तो ये हो जाएगा रेट इक्वेशन, वेग समीकरण इस अभिक्रिया के लिए। ठीक, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब एक चीज़ और मुझे करनी बतानी है, वो है क्या, टाइप्स ऑफ रेट। वो क्या बताना है, टाइप्स ऑफ रेट, यानी कि वेग के प्रकार। भैया ये जो वेग है ना, ये केमिस्ट्री वाला है, वेग के प्रकार। देखो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक्स में 2 प्रकार के वेग हैं। पहला क्या आता है, एवरेज, और दूसरा क्या आता है, डिफरेंशियल। दूसरा क्या आता है,